ओके, हेलो किड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था. लेट्स मूव फॉरवर्ड. On figure 5.1 is a diagram that shows the number of particles in a charged atom ion of a beryllium. ठीक है. The charge on an electron is this and the charge on the ion is this. Reduce the charge on the ion, the number of protons in its nucleus. Show your working. अच्छा, एक्स्ट्रा चार्ज इतना है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है. अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो भाई एक्स्ट्रा चार्ज में को अगर मैं डिवाइड करा देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हमारे पास दो मतलब एक्स्ट्रा पॉजिटिव चीज़ें होंगी सेम मैग्नीट्यूड की. दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है, दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है, दो डेफिनेटली दो एक्स्ट्रा अगर प्रोटॉन मौजूद है, मतलब तो प्रोटॉन कितने होंगे, चार होंगे. अगर चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 है, इधर भी -1.6, एक मिसाल दे रहा हूँ, और दो यहाँ पे और होते तो चार्ज ज़ीरो हो जाता. -1.6 इसका भी होता, -1.6 इसका भी होता, और ओवरऑल यहाँ पे इसका टोटल चार्ज होता हमारे पास 6.4. बट क्योंकि इसका टोटल चार्ज जो है अब एक्सेस में 3.2 है, देयरफॉर दो यहाँ पे चार्ज कम थे तो प्रोटॉन टोटल चार हो जाएंगे. तो दो एक्स्ट्रा, तो चार प्रोटॉन हमारे पास मौजूद है. Write down in nuclear notation the symbol of the nucleus of this charged particle. बेटा बेरेरियम का सिंबल हमारे पास दिया हुआ है, सबके सामने भी ई है, ठीक है जी. बेटा दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, न्यूक्लियर नोटेशन सिंबल ऑफ न्यूक्लियस ऑफ दिस चार्ज बेरेरियम. बेटा हमारे पास टोटल मास कितना है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मास 9 है, प्रोटॉन नंबर इज़ 4, और इसके ऊपर चार्ज क्या है, +2 का है. तो हमारे पास ये टोटल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी. आयन का चार्ज नहीं मांग रहा, तो बेरेरियम 9 4 विल बी गुड इनफ एज वेल. The isotope in figure 5.1 is the only stable isotope of beryllium. In terms of isotope की बेटा वही कॉमन सेंस की बचपन से वही किसी भी डेफिनेशन पढ़ रहा है बेटा. इट इज़ एन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, same number of protons, and different number of neutrons. ये हमारे पास वही घिसी पिटी डेफिनेशन बचपन से चलती आ रही. एक्सप्लेन व्हाट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम फ्रॉम एस्केपिंग. अच्छा बेटा ये बड़ी अच्छी बात है भाई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा क्यों नहीं रहा. बेटा मैं भी चले जाता हूँ घर से, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं जा रहा मतलब कोई चीज़ इसे खींच रही है. सो देयर इज़ अ पुल फोर्स, ये एक फोर्स है जो इसको इस तरफ अपनी तरफ खींचती है, और दिस फोर्स इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है जो चार्जेस के दरमियान होती है. सो याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन is negative and nucleus is positive. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है. दे आर ऑपोजिटली चार्ज्ड, hence electrostatic forces of attraction, hence electrostatic forces of attraction do not allow electrons to escape. ठीक है जी, आगे बढ़ते. An electromagnet is used to separate objects for our that are magnetic from objects that are non-magnetic. Figure 6.1 shows electromagnet suspended from the arm of the crane. State the name of the metal which is used. कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट. याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कोर हमें सॉफ्ट बनाना होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं इजीली मैग्नेटाइज करने के लिए. तो हमारे पास इज़ द ओनली परफेक्ट आंसर इज़ आयरन. हम लोग हमेशा जो है क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं जब भी हम लोग किसी भी टेम्प्रेरी मैग्नेट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं. द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ पावर्ड बाय 220 volts of direct current supply. The electromagnetic switched on and current is 39 amperes. Calculate the power. Beta, electrical power is equals to VI. Voltage given is 220 volts and current is 39 amperes.
Beta, multiply these two, you'll get the answer 8.6 into 10 raised to the power 3, and power is always measured at watts. Acha ji. The DC supply is a set of batteries. The batteries power the magnet for 4.5 hours before they need to be replaced. Calculate the charge driven around the complete circuit in this time. अच्छा जी बेटा charge current is equals to charge upon time. Current का basic for rate of flow of charges. Charge upon time. चार्ज कितना है नहीं पता, करंट कितना है 39 एम्पेयर्स और गिवन अप, ठीक है जी। टाइम कितना है 4.5, किस में कन्वर्ट करोगे सेकंड्स में, किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 इंटू 60 या 3600, डिवाइड कर दो बेटा 39 डिवाइडेड बाय 4.5, 39 डिवाइडेड बाय 4, मैं एक सेकंड कर रहा हूँ 4.5 बेटा आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 6.3 into 10 raised to the power 5. I hope this is clear. अबे सॉरी यार, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, शुक्र करो नज़र पड़ गई। करंट इज़ चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q निकालने के लिए I मल्टीप्लाइड बाय टाइम करना पड़ेगा। एक्सट्रीमली सॉरी किड्स। 39 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 into 60 multiplied by 60, you'll get the answer, that is 6.3 into 10 raised to the power 5 coulombs. On a very cold morning, when the electromagnet is first switched on, the current is greater than 39 amperes. Before decreasing to the usual level, explain why the current initially at 13 is greater than 39. भाई करंट क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट का फ्लो कम होता है। ठंडी जगह पे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, सो एट लोअर टेम्परेचर resistance will be low, hence more current flow. टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट हमारे पास कम होता है। इस केस में टेम्परेचर कम, रेजिस्टेंस कम, तो करंट ज़्यादा, क्योंकि ठंडी जगह पे थे। आफ्टर आंसर 2 क्वेश्चन सेक्शन भी अच्छा, सेक्शन बी शुरू करेंगे ना, मैं कंप्लीट पेपर करवाऊंगा, फिक्र नहीं करो। एट टाइम t is equals to the child and the sledge begin to move down the hill in a straight line. When the child sees the wall ahead, he applies the brakes. The child and the sledge continue to travel in a straight line until they come to a stop before hitting the wall. अच्छा जी, ब्रेक लगाता है, रुक जाता है, सही है जी। सवाल क्या, फिगर स्पीड टाइम ग्राफ, पूरे जर्नी का स्पीड टाइम ग्राफ है। shows how the speed of the child varies with the whole journey. Explain why between time 0 and time 26 the speed varies in the way shown in the graph. क्या बोल रहा है भाई, यहाँ से पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, फिर स्पीड बढ़ रही है, फिर स्पीड बढ़ रही है, और फिर आगे इवेंचुअली कांस्टेंट हो गई। अरे मेरे बच्चों, दो बातें इसमें जहन में रखना कि यार कॉमन सेंस देखो, ये स्पीड 4 से 8 12, ये स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। पहले 4 सेकंड में ज़्यादा बढ़ी, थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, फिर थोड़ी बढ़ने का रेट क्या हो रहा जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है जी। बात को समझते हैं अब। एक्सप्लेन वाई बिटवीन टाइम 0 एंड टाइम से द स्पीड वेरीज एज शोन। तो भाई हमारे पास जो है एक्सेलरेशन जो है शुरू में होगी, ठीक है। उसके बाद जो है एट द स्टार्ट ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट, and speed will increase,
इवेंचुअली क्योंकि कोई भी चीज़ तेज़ होती है तो हर तेज़ होने वाली चीज़ पे रेजिस्टिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं. इंक्रीज इन स्पीड causes increase in air resistance. एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी. बेटा बाइक या गाड़ी चला रही हो, तेज़ गाड़ी में शीशा खोलो, हवा का दबाव ज़्यादा महसूस होता है. तो जितनी स्पीड बढ़ती है उतनी एयर रेजिस्टेंस भी क्या होती है, बढ़ती है. एंड रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस. इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा, पॉइंट वेयर वेट इज इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस. वेट इक्वल हो जाएगा एयर रेजिस्टेंस के. एन ऑब्जेक्ट विल बी एट टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी वो पॉइंट होता है किसी भी नीचे आते हुए ऑब्जेक्ट पे जहाँ पे उसके वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाए. उस पॉइंट पे कोई एक्स्ट्रा रिजल्टेंट फोर्स नहीं होती. तो इस पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है. ऑब्जेक्ट रुकता नहीं है, उसकी स्पीड बढ़ना कम हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है. At time is equals to 26 seconds. The front of the sledge is 35 meters from the wall. ठीक है जी. Determine the distance between the front of the sledge and the wall when the sledge stops. At time 25 seconds, the front of the sledge is 35 meter from the wall. ठीक है जी. वॉल से 25 मीटर दूर था. Determine the distance between the front of the sledge and the wall when the sledge stops. भाई डिसलेरेशन स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस देता है, ये निकाल लेते हैं. स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है. तो ये ट्राइंगल बन रहा है 26 है, 21.2 दो है, 26, 28, 1, 2 2 हमारे पास इसका सेकेंड्स की वैल्यू हो जाएंगी. एंड द हाइट विल बी if I'm not wrong, it will be this 13, 12, 12.4, 6, 8, 10, 13, 13.2, 13.6, 13.14, 14.2, 4, 14.8, 15.2. सो इसकी हाइट हमारे पास हो जाएगी 15.2. ठीक है जी. तो बेटा 1/2 into base into height. हमारे पास एरिया निकाल लिया हम लोगों ने. Determine the distance between the front of the sledge and the wall when the sledge stops. At time 26 पे 35 मीटर दूर है. यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस लगा है, इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे. 26 पे 35 मीटर दूर था, तो 35 मीटर के बाद कितनी देर में रुका है, 1.52 इंटू 2, सॉरी 15.2 इंटू 2. क्या कर रहा हूँ, 30.4 इसने डिस्टेंस रोका है. इवेंचुअली 35 मीटर दूर था, तो ये कितने डिस्टेंस पे रुका, ये हमारे पास 4.6 मीटर पे रुक गया. यहाँ से आ रहा था, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये 35 मीटर दूर था. ब्रेक लगाई, रुकते रुकते यहाँ कहीं आके रुका, तो रुकते वक्त इसका कितना वॉल से दूर था, ये 4.6 मीटर दूर था वॉल से. ये हम लोगों ने निकाला है. ठीक है, इस बात को जहन में रखिएगा. अच्छा जी. Determine the size of deceleration. Deceleration is negative acceleration, always calculated with the gradient. अच्छा बेटा, deceleration is negative acceleration. हमें साइज ऑफ डिसेलरेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम दो कोऑर्डिनेट्स लेंगे. मुझे ये कोऑर्डिनेट पसंद आया 30, 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट ये समझ आया
26,15.2, इन दोनों को इस्तेमाल करता हूँ. 26,15.2 और 30,0. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे, दैट विल बी 15.2 डिवाइडेड बाय 4. नेगेटिव में तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एच डिसेलरेशन है, माइनस लिख दो, इम्पोर्टेंट नहीं होता. साइज मांग रहा है, मैग्नीट्यूड मांग रहा है, ना लिखो बेहतर है. साइज सिर्फ अमाउंट नंबर मांग रहा होता है. अच्छा, फोर्स मांग रहा है. रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फिजिकल्स टू एम ए. चाइल्ड का मास दिया हुआ है 46, एक्सेलरेशन ऊपर निकाली 3.8, मल्टीप्लाई दिस टू, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? अच्छा, स्लेज भी है, सॉरी यार, स्लेज भी है, तो मास विल बी सम हो जाएगा मास का +9 इंटू एक्सेलरेशन इज 3.8. मल्टीप्लाई दिस वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर 210 न्यूटन्स. अच्छा, state the energy transferred that is taking place as the child and the sledge decelerates. चाइल्ड और स्लेज डिसेलरेट हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं, डिसेलरेट भी आ रहे हैं. तो क्या याद रखना भाई कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन स्पीड. ठीक है जी. Gravitational potential energy will also decrease because of decrease in height, and is converted to thermal energy stores. ब्रेक लगाई बेटा, थर्मल एनर्जी में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है जी. काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों थर्मल में कन्वर्ट हो जाएंगे. एट टाइम 26 व्हेन द ब्रेक इज फर्स्ट अप्लाइड द चाइल्ड जर्क्स फॉरवर्ड ऑन द स्लेज. एक्सप्लेन व्हाई. भाई, हर मास का एक प्रॉपर्टी होती है दैट रेजिस्ट चेंज इन मोशन, इसको इनर्शिया बोलते हैं बेटा. तो ड्यू टू इट्स मास child will experience resistance in the change in motion known as inertia. Inertia बेटा is a property of any mass that resists change in motion. हमेशा ब्रेक लगाते हो आप लोग, आधे आ जाते हो. अच्छा जी. Question number 8. A parallel beam of light traveling in air is incident on the glass lens. The beam is perpendicular to the lens as shown in figure 8.1. The dashed line P indicates the position of the lens. The center of the lens is C. The lens is diverging. Indicate the shape of the lens by drawing the outline of the lens around dashed line P. डाइवर्जिंग लेंस से बेटा कुछ इस तरीके से बनता है. मैं एक रफ इमेज बनाता हूँ, सही है, क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं है, बट चलो ट्राई इट आउट. एक थोड़ी सी 2 लाइनें ले लो, ठीक है, एक कर्वेचर बना दो, ये डाइवर्जिंग लेंस बन गया. ठीक है जी. कन्वर्जिंग होता तो हम लोग कन्वर्जिंग के लिए we would have done this. ठीक है. कन्वर्जिंग लेंस ऐसा होता है. ड्रॉ द पाथ टेकन बाय ईच रे आफ्टर इट पासेस. सेंटर वाली में कोई चेंज नहीं होता, याद रखना. सेंटर वाली रे बिल्कुल सीधी सीधी चली आएगी. ये हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस को हम थोड़ा सा डाइवर्ज करवा देते हैं, इसको भी हम लोग क्या करवा देते हैं? डाइवर्ज करवा देते हैं. डाइवर्ज हो जाएंगी. मार्क कर दो पोजीशंस. आगे बेटा पार्ट बी में डाइवर्जिंग लेंसेज आर यूज्ड टू करेक्ट शॉर्ट साइडेड आई. अच्छा जी. शॉर्ट साइडेड आई until the reach the back of the. अच्छा, शॉर्ट साइडेड आई बेटा हमारे पास जो है पहले ही मीट कर जाती हैं. ठीक है. दे मीट बिफोर, और फिर उसके बाद जो है थोड़ी सी बाद में इस तरीके से आके बैक ऑफ द आई पे मीट करते हैं. ये शॉर्ट साइडेड आई की असूल होता है.
कि दे फॉल शॉर्ट। अच्छा जी, state how the image of the distant object detected by a normal eye differs from the image detected by short sighted eye। बेटा शॉर्ट साइटेड जो आई होगी उसको हर चीज़ जो है जो हमारी आँख के मुकाबले में ब्लर नज़र आएगी। तो ये सवाल को गौर से पढ़ते हैं। स्टेट हाउ द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड बाय नॉर्मल आई। नॉर्मल आई का कैसे डिफरेंस होती है? नॉर्मल आई इज बेसिकली इमेज इज नॉट ब्लर्ड, नॉट ब्लर्ड, इमेज ब्लर्ड नहीं होगी, हमारे पास फोकस्ड होगी, फोकस्ड इमेज होती है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ अ डाइवर्जिंग लेंस करेक्ट्स द साइट ऑफ द शॉर्ट साइटेड आई व्यूइंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। एक्सप्लेन हाउ डाइवर्जिंग लेंस करेक्ट्स। डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है बेटा? तो बेसिकली लाइट जो है, लाइट इज डाइवर्ज्ड बिफोर एंटरिंग द आई, hence rays meet on रेटिना या बैक ऑफ द आई पे एग्जैक्टली मीट करती हैं। तो बेटा इसको क्या मैं समझाने की मिसाल क्या देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक लेंस लगा देता, लाइट थोड़ी सी जो है फैल जाती है, ठीक है, थोड़ी सी फैलती, तो ये फैल के जब मिलती तो ये बिल्कुल सही इमेज पे मिल जाती। इसको बड़ा गौर से देखिएगा। अगर ये रेज आ रही होती और यहाँ पे बेटा मैं एक डाइवर्जिंग लेंस लगाता तो ये थोड़ी सी फैलती हैं और कुछ इस तरीके से यहाँ हिट करती हैं, और फिर जब ये कन्वर्ज होती हैं तो ये शॉर्ट साइडेड वाला जो मसला था वो हल हो जाता है और ये बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे क्या कर जाती, मीट कर जाती। तो ये इसका फ़ायदा हो जाता है थोड़ा सा डाइवर्जिंग लेंस का। अच्छा जी, द फोकल लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस इज 4 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3.5 इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस। फिगर 8.3, ड्रॉ फुल स्केल डायग्राम। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस की फुल स्केल डायग्राम बनानी है बेटा। सबसे पहला काम, फोकल लेंथ दी हुई है एफ और 2F, मार्क कर दो। सबसे पहले एक बात याद रखना, एफ और 2F मार्क कर दो। ठीक है जी, एक रे ऑब्जेक्ट्स के बिल्कुल टॉप से आती है, हमेशा एक रे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल टॉप से आती है और एक रे सेंटर से पास करती है। ठीक है, स्ट्रेट ले जाओ, उस पर कोई चेंजिंग नहीं होती। डाइवर्जिंग लेंस है तो लाइट डाइवर्ज करेगी, और हमेशा याद रखना हम क्या करते हैं, हम फोकल से एक लेंथ स्ट्रेच करते हैं और इसको डाइवर्ज करवा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से डाइवर्ज करवा देते हैं और इमेज हमारे पास कुछ यहाँ पे फॉर्म होगी जहाँ पे लाइट रे बेसिकली आर टेंड टू मीट। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। अगर ये कन्वर्जिंग लेंस होता तो हम इस फोकल से पास कराते, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है तो हम बैक वाले फोकल से उसको स्ट्रेच करवा देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा देयर लाइट इज टेंड टू कम फ्रॉम द फोकल और मीट एट द फोकल। एक्सप्लेन वेदर द इमेज प्रोड्यूसेस रियल और वर्चुअल। क्या लाइट रेज मीट कर रही है, नहीं मीट कर रही, तो डेफिनेटली द इमेज विल बी वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज की अगर डेफिनेशन की बात करें तो लाइट ओनली सीम्स टू मीट, या लाइट ओनली टेंड्स टू मीट, एक्चुअल में लाइट मीट नहीं कर रही होती। ऑन द ग्रिड राइट एंड ई विद द पोजिशन ऑफ द आई यू कैन सी द इमेज। बेटा ई हमेशा यहाँ बनाया करो लेंस की दूसरी तरफ, ताकि आप यहाँ से इमेज को गौर से देख सको। लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या होती है बेटा, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो होता है। ठीक है जी, हमारे पास इमेज की हाइट अगर मैं निकालना चाहूँ सो मैं यहाँ से इसको स्ट्रेच करता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ मिला देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। 1.4 सेंटीमीटर हमारे पास इमेज की हाइट है। ठीक है जी, और हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 3.4 सेंटीमीटर्स हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट है। इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट कर दो, हमारे पास 1.4 डिवाइडेड बाय 3.4, 1.4 डिवाइडेड बाय 3.4, 0.41 हमारे पास लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास।
Last question of this examination, the power supply in the electric circuit is a battery of electromotive force 12 voltage. State two ways in the EMF of the battery. बैटरी का EMF किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट से. बैटरी डायरेक्ट करंट सप्लाई होती है, तो करंट ओनली फ्लोज इन वन डायरेक्शन बैटरी में. और दूसरी बात बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, सॉरी यार EMF की बात हो रही है, EMF रिमेन्स सेम, साइज चेंज नहीं होता EMF का. और करंट लिख दो डायरेक्शन का, EMF की बात करंट ही लिखेगा, ठीक है. The circuit includes 3 resistors and 2 open switches. YZ is a straight horizontal section of current connecting wires that lies between 2 magnets. S1 is now closed. Calculate the current in YZ. S1 बंद कर दिया, निकालना है करंट. कैसे निकालेंगे? अच्छा जी, देखो भाई, ये ब्रांच तो फिलहाल हमारे लिए ना देखने के काबिल है, क्योंकि भाई ये सर्किट क्लोज है, तो ये तो ब्रांच एग्जिस्ट ही नहीं करती. सर्किट ओपन है तो ये ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती. मैं अपनी आसानी के लिए फ़िलहाल इसे मिटा रहा हूँ अपनी समझ के लिए. सर्किट इतना ही देखेंगे, चीज़ें कितनी आसान लगती है ना यार. अच्छा जी, तो करंट निकालना है V इज इक्वल्स टू आई आर. रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास? टोटल 28 + 20. करंट हम लोगों ने निकालना है, और EMF कितना है? 12 वोल्ट्स है. तो 12 विल बी डिवाइडेड बाय 48 टू गेट द वैल्यू ऑफ करंट. हमारे पास 0.25 एम्पेयर करंट्स आ जाएगा. एक्सप्लेन वाई Z एक्सपीरियंस इज अ फोर्स. भाई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो डेफिनेटली यार हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस होगी ना भाई. whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it will experience a force. और इसको निकालते फोर्स को कैसे? फिल्मिंग के लेफ्ट हैंड रूल से. टेक द बॉक्स दैट डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. वही बात पूछ रही भाई हमारे पास करंट की डायरेक्शन पे, आप करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, आपके पास बेटा फोर्स जो है ऊपर की तरफ आ जाती है. ठीक है जी, तो हमारे पास टिक द बॉक्स विच डिस्क्राइब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन वाई जेड. फोर्स किधर आएगी भाई? फोर्स ऊपर की तरफ आएगी. ठीक है हमारे पास, तो टुवर्ड्स एन अपवर्ड्स फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स हमारे पास निकालनी है. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ साउथ है, करंट फोर्स डाउनवर्ड आ जाएगी. सॉरी यार बेटा, हमारे पास करंट की डायरेक्शन ये है. अपनी जो करंट की जो मिडिल फिंगर है आप उसको आगे से देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली थंब विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. तो हमारे पास जो है फोर्स डाउनवर्ड आ जाएगी. ठीक है, एक्सप्लेन वाई द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन वाई जेड इज डिटरमाइंड. हाउ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. बेटा कॉमन सेंस की बात है भाई, किस तरीके से डिटरमाइन किए बेटा? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड जो थी कहाँ पॉइंट कर रही थी? नॉर्थ से साउथ पे, तो लेफ्ट से राइट पे. लेफ्ट से राइट, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट थी और करंट हमारे पास इनटू द पेज था. ठीक हो गया. अगले पार्ट में क्या बोलता है? स्विच टू इज नाउ क्लोज. अब भाई इसमें भी करंट जा रहा है, इसकी रेजिस्टेंस भी काउंट होगी. तो भाई अब कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालनी. भाई ये दोनों आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है? पैरेलल में. और ये इसके साथ किस तरीके से कनेक्टेड है? सीरीज में. तो भाई पहले जो पैरेलल वाले हैं उनकी रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. दो पैरेलल वालों की रेजिस्टेंस
निकाल लिया और इसको रेसिप्रोकेट करके उसके बाद सीरीज़ वाले से ऐड कर दिया। ठीक है, जब इसको बेटा रेसिप्रोकेट करके ऐड कर दिया तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, कैलकुलेटर में इस्तेमाल करो, डालो। ठीक है जी, दैट विल बी इक्वल टू 12 ओम्स। ठीक है जी, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस हमारे पास जो है इस पार्ट में 12 ओम्स आ जाएगी। अगले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स टू द फोर्स ऑन वाई जेड एज स्विच एस इज क्लोज्ड। स्विच एस टू इज क्लोज्ड। भाई यार देखो, रेजिस्टेंस हमारे पास पहले 48 थी, नाउ द कंबाइंड रेजिस्टेंस इज 12 ओम्स, तो द रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो फ्लो ऑफ करंट बढ़ जाएगा, तो फ्लो ऑफ करंट जब बढ़ जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, current flow increases, which causes more force on YZ. The current in the 20 ohm resistor is I20. The current in the 30 ohm resistor is I30. State the value of the ratio of I20 to I30. बेटा I20 जो है करंट है 20 ओम्स रेजिस्टर में और I30 ओम्स रेजिस्टर में। टोटल करंट सर्किट में मैं पहले निकालूंगा वी। अच्छा, मैं पहले तो डायरेक्टली भी एक बात बताऊं यार, देखो अब अगर मैं एज पर रेजिस्टेंस की बात करूं तो करंट डिवाइड होता है एज पर रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये 30 है, ये 20 है, तो बेटा हमारे पास 3:2 के रेशियो में डिवाइड होगा करंट, तो मैं डायरेक्टली इसको कर सकता हूँ, 3:2 का रेशियो है करंट का, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा डायरेक्टली। कोई लंबी करना चाहे कर सकता है, V=IR से करंट निकाले, फिर बोले भाई 50 ओम्स में इतना करंट है, 30 में इतना होगा, इस तरह भी बहुत देर लगेगी। एक नंबर का सवाल है, डायरेक्ट रेशियो मेथड से हो जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू।